साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज कुछ खबरों का आपसे जिक्र करूंगा। उन खबरों को सुनने के बाद खुद ही सोच लीजिएगा कि देश को इस मौजूदा हालात में पहुंचाने का असली गुनहगार और जिम्मेदार आखिर है कौन। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड की राशि एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की अनुमति दे दी है केंद्र सरकार को कि वो पीएम केयर्स फंड को निजी फंड की तरह इस्तेमाल कर सकती है। सोचिए कि देश किस हालात में पहुंच गया है कि पीएम केयर्स फंड, प्रधानमंत्री जिसके चेयरमैन हैं, देश के तीन बड़े कैबिनेट मंत्री जिसके सदस्य हैं, इसके बाद भी जनता को यह अधिकार नहीं है जानने का, ना आरटीआई के तहत ना ही किसी सरकारी प्रक्रिया के तहत, कि इसमें कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ। सुप्रीम कोर्ट की हताशा और निराशा देख लीजिए किस स्थिति में पहुंच गई है कि वो जनता के पैसे को ही ये डिसीजन नहीं दे पा रही है कि जनता पता कर पाए कि आखिर उस पैसे का इस्तेमाल क्या हो रहा है। दूसरी खबर, एक ही दिन की ये सारी खबरें हैं। सीबीआई वर्सेस सीबीआई विवाद आपको याद होगा। उसके केंद्र में एक व्यक्ति थे राकेश अस्थाना, जो सीबीआई के उस समय स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे। कहा जाता था कि गुजरात कैडर में होने की वजह से देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं। उसी दिन खबर ये आती है कि बीएसएफ के डीजी यानी कि महानिदेशक बना दिए गए हैं। उसी दिन एक और खबर आती है कि 1500 वकीलों ने देश भर से प्रशांत भूषण के समर्थन में पत्र लिख करके सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर इस तरीके से वकीलों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ताला लगाया जाएगा और अवमानना के मामले पर फंसा करके उनको डराने धमकाने की कोशिश की जाएगी तो इससे कोर्ट को मजबूत और प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। न्यायिक प्रक्रिया भी इससे प्रभावित होगी। उसी दिन खबर आती है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 40 आईटीआई कॉलेजेस जो सरकारी हुआ करते थे उनको निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली गई है। कुल मिलाकर के वहाँ भी सरकारी हस्तक्षेप खत्म करने के बाद आरक्षण और हिस्सेदारी खत्म करने की व्यवस्था हो गई है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खबर जो उसी दिन आई, अशोक लवासा, सबको नाम याद होगा इसलिए क्योंकि 2019 के चुनाव में जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गड़बड़ी करने की कोशिश, वहां अशोक लवासा ने हस्तक्षेप किया। 2019 के चुनाव के दौरान 5 ऐसे मौके आए जहां चुनाव आचार संहिता के मामले में इन दोनों लोगों को, ताकतवर हस्तियां हैं, क्लीन चिट मामले का अशोक लवासा ने विरोध किया क्योंकि वो चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे करके फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो गए हैं। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अशोक लवासा का अभी 2 साल कार्यकाल चुनाव आयोग में बाकी था। इसी बीच में सुनील अरोड़ा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका रिटायरमेंट भी है। वरिष्ठता के आधार पर अशोक लवासा मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी तक पहुंच सकते थे। देश की पावरफुल और ताकतवर कुर्सी मानी जाती है। इसके बाद भी क्या वजह रही कि वो देश छोड़ करके फिलीपींस में किसी पद को लेने के लिए बाध्य होते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कनेक्शन है कि 2019 के चुनाव में उन्होंने अपने पद का सदुपयोग, जो उनके पद की गरिमा और जिम्मेदारी कहती है, वही करने की कोशिश की थी। लेकिन आपके सामने देश के संवैधानिक संस्थानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रेलवे से लेकर के तमाम सारी वो संस्थाएं जिन पर कभी सरकारी एजेंसियों को, सरकारों को गर्व हुआ करता था, रेलवे, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां, इनका निजीकरण करने की तैयारी, इनको निजी हाथों में बेचने की तैयारी चल रही है। लगातार मंचों से भाषण दिए जाते हैं, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। लेकिन एक एक करके देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने के साथ ही अच्छा खासा पैसा कमाकर देने वाली सरकारी कंपनियों को भी निजी हाथों में बेच दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के आपकी आंखों के सामने ही देश का मजबूत आधारभूत ढांचा निजी हाथों में भेज करके पिछड़े दलित वर्ग के लोगों का आरक्षण खत्म करने के साथ ही देश को कमजोर करने की साजिश भी की जा रही है। लेकिन हम छद्म राष्ट्रवाद की लॉलीपॉप चूसते हुए धर्म की चाशनी में लिपट करके अपने आप को बहुत धन्य मान रहे हैं। अशोक लवासा की खबर कोई सामान्य खबर नहीं है। देश के लिए धिक्कार और शर्म की बात है क्योंकि इतना काबिल व्यक्ति
देश से बाहर जाने पर मजबूर हुआ है। मैं मजबूर शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अशोक लवासा अगर चुनाव आयुक्त के पद पर रहते और मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते तो उन्हीं की सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव होते, विधानसभा के चुनाव। लेकिन उनको ऐसा ना करने के लिए आखिर विवश किसने किया? पहले उनकी योग्यता की बात करता हूं। ऑस्ट्रेलिया की सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी से MBA, मद्रास यूनिवर्सिटी से रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन में MPhil, हरियाणा कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी जो अपने आप में एक काबिल ऑफिसर माने जाते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जैसे ही उन्होंने मोदी और अमित शाह को 5 ऐसे मामलों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर क्लीन चिट देने का विरोध किया, इसके तुरंत बाद ही जैसे ही चुनाव निपटे, 11 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को पत्र लिख करके सरकार ने कहा कि 2009 से 2013 के दौरान अशोक लवासा जो विद्युत मंत्रालय में काम कर रहे थे, जरा आपने रिकॉर्ड्स खंगाल करके बताइए क्या 2009 से 13 के दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए क्या इन कंपनियों से कभी भी अनुचित लाभ लिया है? कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन पहली बार मैं ऐसी सरकार देख रहा हूं जो व्यक्तिगत बदले की भावना से काम करती है। 2019 के सितंबर महीने में अशोक लवासा की पत्नी नोवेल लवासा, बहन शकुंतला, बेटे अवीर लवासा को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस भेजा गया और उनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया। यही मामला नहीं थमा। अवीर लवासा की एक कंपनी है जो इसमें वो ऑर्गेनिक फूड्स बनाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उसको नोटिस दे दिया और फेमा यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत जांच शुरू कर दी। अभी भी उस मामले में कार्रवाई और जांच की प्रक्रिया चल रही है। इतना ही नहीं, नोवेल लवासा जो इनकी पत्नी हैं, उन्होंने गुड़गांव में एक अपार्टमेंट इनकी बहन शकुंतला लवासा को ट्रांसफ़र कर दिया था। ये आरोप लगाया गया कि ट्रांसफ़र करते समय स्टाम्प ड्यूटी नहीं भरी थी। क्या ये सोचने का विषय नहीं है कि 2019 के चुनाव में अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन करने की उनको ये सज़ा दी गई? शायद यही वजह है कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त इस देश में नहीं बनना चाहते थे। सोच लीजिए कि वो एजेंसियां जिनको संवैधानिक संस्थाएं माना जाता है, जिनको ये माना जाता है कि वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के दबाव से मुक्त हैं, लेकिन हमने आपने लगातार वोट दे करके 2014 में वोट दिया, 2019 में वोट दिया और ऐसी ताकतों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुन करके सरकार को चलाने के लिए भेज दिया कि वही अब तमाम सरकारी और संवैधानिक संस्थाओं की दुश्मन बन गई है। उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इनकम टैक्स, ED, CBI, तमाम सारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग तो इस तरीके से होता है मानो वो केवल केंद्र सरकार के चाबुक की तरह काम करने लगी हों। राजस्थान में आपने देखा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के बीच में मनमुटाव सामने आया। ED तुरंत सक्रिय हो गई। अशोक गहलोत के भाई के संस्थानों पर छापा डाला जाने लगा। पूरे देश में इसी तरह की स्थिति है। जो लोग भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार या विचारक, चिंतक, उनको किसी न किसी मामले में लपेट करके परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इसका एक ही विकल्प है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकल करके आएँ, अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए लिखा पढ़ी करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलेंगे, लिखेंगे, हक और अधिकारों की मांग करेंगे। साथ ही साथ किसी भी विवाद में पड़ने की बजाय केवल और केवल अपने अधिकारों पर फोकस रखना है। आपको निजी क्षेत्र में आरक्षण मांगना है, निजीकरण का विरोध करना है, क्रीमी लेयर में जो नई परंपरा लागू करते हुए सैलरी और कृषि आय को जोड़ा जा रहा है, इसका विरोध करना है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी तमाम सारी मांगों को सरकार के सामने बुलंदी से उठाना है। सबसे महत्वपूर्ण मांग जातिवार जनगणना, जिसकी घोषणा समय समय पर मोदी सरकार ही करती रही है। राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि 2020 में जो जनगणना होगी उसमें OBC की जनगणना अलग से कराएंगे। लेकिन जो परफॉर्मा निकाला गया था, हालांकि कोरोना की वजह से रुकी हुई है, लेकिन उस परफॉर्मा में SC ST शब्द लिखा है, उसके बाद अन्य लिखा है। OBC की जनगणना आखिर ये सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है? क्योंकि
देश में एक बहुसंख्यक तबका है ओबीसी, अगर उसको अपनी जनसंख्या और ताकत का एहसास हो जाएगा तो वो निश्चित तौर पर अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए और ज़्यादा रूप में संगठित होगा और हक और हिस्सेदारी के लिए आंदोलन और अभियान भी चलाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है इस देश के ओबीसी को ये पता होना कि उसकी जनसंख्या कितनी है, देश के संसाधनों पर उसका कब्जा कितना है। इसलिए क्योंकि मीडिया, न्यायपालिका, विधायिका, तमाम सारी संस्थाएं इस समय सरकार के गुलामों की तरह बर्ताव कर रही हैं और सिर्फ उनके सरकारी पोपट की तरह बर्ताव कर रही हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। आपकी ये जागरूकता और सजगता ही इस बात का जवाब दे सकती है। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो